मैंने तो अपने लोगों को पार्लियामेंट की तरफ चलने कहा, असेंबली की तरफ चलने कहा। तो जो भी उनका आदेश होगा हम उनके साथ खड़े। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। पूरी दुनिया के लोग वहां आते हैं। हक और अधिकार की आप बात करें कि सबको दिलाना चाहते हैं, तो हम देख रहे हैं कि बोधगया में क्या कुछ हो रहा है। तो आजाद समाज पार्टी जो है वो किस तरीके से समर्थन उनका कर रही है? 4 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां गए और उनसे कहा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आंदोलन में कोई चला जाता है तो वो अपनी तरीके से आंदोलन चलाना चाहता है। हमने उनसे कहा, जिस तरह आप चलाना चाहते हो और जहां आप हमारी मदद चाहते हो, क्योंकि मुझे तो जाके वहां नहीं बैठना है, मुझे तो सड़कों पर संघर्ष करना है। मैंने तो अपने लोगों को पार्लियामेंट की तरफ चलने कहा, असेंबली की तरफ चलने कहा। तो जो भी उनका आदेश होगा हम उनके साथ खड़े। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। पूरी दुनिया के लोग वहां आते हैं। आज बौद्धिस्ट समाज में ये चिंता है कि भाई उनके साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पर सरकार चुप। अब मैं धार्मिक क्षेत्र पे आता हूं, क्योंकि धार्मिकता में अभी देश कुंभ में कितना आंकड़ा आया, कितने लोग रहे, इतने लोगों ने कुंभ में स्नान किया। हालांकि कुछ ऐसी भी जानकारियां मिली, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पुलिस ने उसको छिपाया कि बहुत अव्यवस्था कारण बहुत लोगों की जान चली गई। 2-3 घटना एक बार में जिनको छिपाने का प्रयास किया गया। यहाँ दिल्ली में भी रेल दुर्घटना हुई, बहुत सारे लोगों की जान गई है। मैं उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। तो अमृतसर में आपको याद होगा संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ क्या किया गया। बिहार में महाबोधि बुद्ध विहार पर गैर बौद्धों का कब्जा है, वहां वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। जब तक कुंभ चलता रहा तब तक वो आंदोलन उनका चलता रहा। जैसे ही कुंभ खत्म हुआ तत्काल जो है उनको रात में ही जाके बौद्धिस्टों को वहां से हटाया गया। जबकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। पूरी दुनिया के लोग वहां आते हैं। आज बौद्धिस्ट समाज में ये चिंता है कि भाई उनके साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पर सरकार चुप। हालांकि मैंने कई मंत्रियों से बात की थी कि भाई अब तो आपको ये सोचना चाहिए कि जब आप अपने धर्म के प्रति अपनी आस्था का सम्मान करते हैं, दूसरों की आस्थाओं का भी सम्मान। तो ये भी अभी आपके सामने, महोबा में संत रविदास जी की जयंती पे शोभा यात्रा पे हमला। बरेली में सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए मुस्लिम धर्म के जो सबसे बड़े प्रतीक हैं हजरत पैगंबर साहब के खिलाफ जिस तरह के गानों का प्रयोग किया गया, और जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पर जैन तीर्थ स्थल पर अतिक्रमण करके उनको भी उनके जो है उपासना और पूजा के अधिकार से जो है वंचित रखने का काम किया जा रहा है। कोडरमा में संत रविदास मंदिर के पास सांप्रदायिक तनाव, दूसरे बोर्ड लगा के। और मैंने भी, आपको याद होगा, पार्लियामेंट में आवाज उठाई कि सभी धर्मों का सम्मान है। करोड़ों लोग जो संत गुरु रविदास जी को मानते हैं देश और दुनिया में, आपने अवकाश नहीं रखा और नई परमिशन नहीं दी आपने कि वो शोभा यात्रा निकाल लें, नगर कीर्तन कर लें या उसका आयोजन कर लें। कोई परमिशन आपने नहीं दी। और मुझे ये भी कहने में कोई संकोच नहीं, मैंने संविधान की शपथ ली है। मैंने पार्लियामेंट में भी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो शपथ ली थी कि मैं अंतिम व्यक्ति के भी हितों की रक्षा करूंगा विधि के अनुरूप। तो आप ये बताओ, क्या मुस्लिम समाज जिसकी संख्या करोड़ों में है, क्या उसकी कोई धार्मिक आस्था नहीं है? अभी हमने देखा, ऐसा लगता है जिनका राज है उन्हीं की आस्था है, उन्हीं का सम्मान होना चाहिए, उन्हीं का धर्म आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको बौद्धिस्टों के बारे में बताया, इस रविदासियों के बारे में बताया, जैन समाज के बारे में बताया। ईसाइयों का तो हाल इतना बुरा है कि वो कहीं अगर अपना कार्यक्रम करें तो कब वो पिट जाए उनको यही नहीं पता। तो उनका संरक्षण तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मुस्लिम समाज जो है, जिनका इतना बड़ा योगदान है, मैं अपने जिले से शुरू करता हूं। नगीना, हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्र नगीना है, नगीना कस्बा है, उसमें एक सायरन बजता था कि जो लोग मेहनत मजदूरी करके आते हैं और सुबह अपना रोजा रखना चाहते हैं, तो वो सायरन सुबह के समय 1 मिनट बजता था तो उन लोगों को जानकारी हो जाती कि रोजे का समय हो गया, सहरी का जो उनका कार्यक्रम होता है, और शाम में अफ्तारी के समय कि वो अपने धार्मिक उसको कर लें। 1 महीने कार्यक्रम होता है। मैंने अपने एसएसपी से बात की, उन्होंने कहा सर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। तो मैंने कहा भाई कोई रास्ता निकालो कि उनका भी काम हो जाए, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, गांव में रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, थक जाके सो जाते हैं, तो उनको भी अपना जो है पूजा करने का, अपना जो उपासना करने का अवसर मिल जाए, उनके साथ कोई इस तरह की वो ना हो, स्थिति बने। तो उन्होंने कहा सर सरकार का आदेश है कि इस तरह कोई नया वो नहीं होगा, लेकिन वो पुराना चला रहा, पुरानी परंपरा का सम्मान होता, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन आप ये बताओ, मस्जिदों से सारे उतार दिए गए। कई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जिसपे रोड पे पूरे जुलूस निकलते हैं, जैसे मैंने बरेली का जिक्र किया। लेकिन ऐसा क्या है कि ये कौन सा अमृतकाल है कि दूसरों की आस्था नहीं है और हमारी आस्था है। इस आधार पे अगर हम ये करेंगे तो क्या एक बहुत बड़ी पीड़ा उन लोगों के मन में नहीं पहुंचेगी?
कि अपने ही देश में आज हमारे साथ गैरों जैसा व्यवहार हो रहा है, क्या उनको तकलीफ नहीं होगी? क्या हम दूसरों को तकलीफ दे? कौन सा धर्म सिखाता है कि हम किसी को तकलीफ दे के और हम अच्छा काम कर रहे हैं? मैं तो इस बात का समर्थन नहीं करता। तो मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं कि इस तरह का माहौल बना के और उनकी धार्मिक आस्था कुचल के और उनको जो है उनमें अविश्वास तैयार करके किस तरफ देश को ले जाना चाहता, तो ये भी मैं आपके सामने विषय भी मैंने रखा कि किस तरह का जो है धार्मिक आधार पे आज के समय में कार्य हो रहा है। और हम तो सभी की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हैं। हमने तो जो भी कहा किसी भी विषय पे वो वही कहा जो पुराणों में लिखा गया है, हमने वही कहा, उपनिषदों में लिखा गया है। हमने कोई भी बात ऐसी नहीं कही जिसको आप असत्य साबित कर दे। तो मगर अगर किसी को पीड़ा होगी, जैसी आज पीड़ा मुस्लिम समाज, बौद्ध समाज, जैन समाज, ईसाई समाज महसूस कर रहा है, तो उनकी बात कहनी पड़ेगी। आर्थिक क्षेत्र में यह बड़ा चिंता का सबब है। आपने देखा किस तरह निजीकरण हो रहा है, सरकारी नौकरियां बिल्कुल जीरो हो जा रही है, और इसकी चिंता तो सभी वर्गों में है, दलित पिछड़ों के अलावा भी, आदिवासियों के अलावा भी सभी वर्गों में, सामान्य जाति के लोगों में इसकी चिंताएं हैं कि उनका बच्चा कभी सरकारी नौकरी नहीं पा पाएगा क्योंकि वो रास्ते बंद हो गए। तो उसके बाद लोन नहीं मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में क्या बुरा हाल है, देखो शेयर मार्केट कहां गिरी इस बार, कितना बुरा हाल हो गया व्यापारी लोगों का भी। लेकिन एक जो है पुरानी सरकारों ने पट्टा जमीन दी थी खेती करने के लिए, जिनसे अपने परिवार का पालन कर लिया जाए। लेकिन अब वो जमीन भी जो है कई जगह पे तो पहले ही कब्जा नहीं कर पाए, सामंतियों ने कब्जा नहीं करने दिया। कई जगह पे अगर कब्जा मिल भी गया तो पूरा दूर से कागज बना के अधिकारियों के जरिए डरा धमका के वो जमीनें छीन ली। और अब कई जगह पे तो सरकार खाली करा रही है। जैसे अभी आते आते मीडिया के साथियों मेरे पास फोन आया श्रावस्ती से कि साहब हम पे जो जमीन थी, पट्टा मिला था पिछली सरकार में, पूर्व की सरकार में, वो जमीन हमसे छीनी जा रही है। सर आप हमारी जान बचाइए, हम लोग कहां जाएंगे। और बागपत में ऐसी पट्टों की जमीन सड़क पे आ गई तो वहां के अधिकारियों ने नया खेल शुरू किया। उन्होंने कहा भाई अब ये जमीन जो है ये हाईवे किनारे आ गई, तो अब आप कहीं पीछे जमीन आपको देंगे, आप इसको छोड़ो। जिस जमीन को 40-50 साल में तैयार करके रहने योग्य बनाया, आज उसको छोड़ो, क्योंकि आप हैं कौन उस जमीन पर रहने वाले, आपको तो कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो मैं और मेरे साथियों में ये चिंता है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, जमीनें छीनी जा रही हैं, ना कोई जियो है ना कोई ऑर्डर है, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई है। और क्या तो उनकी बात मान लो वरना जान के लाले पड़ जाएंगे, ये भी आपके सामने है। और फिर पूरे मामले को रफा दफा करने में भी अब एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का जो रोल है वो सरकार के कभी कभी नतमस्तक नजर आते, ये भी चिंता का विषय है। इन सब बातों को ध्यान में रख के हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम ने और भीम आर्मी ने ये तय किया है कि 10 तारीख को, 10 मार्च को, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अन्याय का प्रतिकार नहीं करोगे तो ये अन्याय कम नहीं होगा, अपितु ये बढ़े। और काशीराम साहब ने भी हमें संघर्ष करना सिखाया, फूले साहब ने, साहूजी महाराज ने, मामना रामसुब्बा वर्मा ने, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने, जन्ना कपूरी ठाकुर ने, सर छोटू राम ने हमें संघर्ष करना सिखाया। तो हमने और हमारी पार्टी ने तय किया कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, महाराष्ट्र में, जहां जहां मुख्यतः सभी जगह पे पार्टी का काम है, संगठन काम है, सभी प्रदेश मुख्यालयों पे महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम राज्यपाल जी के को ज्ञापन जो है हमारी पार्टी देगी। और संघर्ष करके जितने जितने विषय उनके प्रदेश में 1-2 महीने के अंदर, ये भी सैकड़ों में होंगे, वो वहां के डीजीपी को भी, चीफ सेक्रेटरी को भी अवगत कराएंगे कि भाई इन लोगों की जान की रक्षा करो, इनको न्याय दो। और ये जो धार्मिक उत्पीड़न आप लोग कर रहे हो, जातिगत आधार पर जो अन्याय हो रहा है, इसको बंद करो। और आर्थिक आधार पर इनके सशक्तिकरण के बारे में सोचो, क्योंकि अगर 75 साल बाद भी लोग बाहर रहने के लिए घर नहीं है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, चल रही है, ये क्यों चल रही है? क्योंकि लोगों पे घर नहीं। आजादी के 75 साल जिन्होंने बिना छत के गुजार दिए हैं, अब वो योजना बड़ी अच्छी है, लेकिन खामी देखे क्या है। उन्होंने कहा मोटरसाइकिल अगर किसी के पास होगी तो लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर किसी ने मोटरसाइकिल, ये अब आप सोचो, किसी ने अपने चलाने के लिए
टूटी फूटी मोटरसाइकिल, क्योंकि गांव में सब जगह तो अभी व्यवस्था नहीं है यातायात की, तो कोई 5-7-10 हजार में कोई मोटरसाइकिल ले ली कि भाई देर सवेर हो जाए, तो वो भी गया। और जिसका एक भी दीवार अगर ईंटों की है, भाई सरकार की योजना का तो पता नहीं, लेकिन लोगों ने मेहनत करके लगा ली ईंट, और ऊपर तिरपाल पड़ी है, छप्पर पड़ा है, तो वो भी योजना से बाहर गया। तो इस योजना में खामियां कई हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इस योजना में खामियों में बदलाव करें और इसको समझें कि गरीबी क्या होती है। वो भी गरीब है जिसके सर पे, जिसके घर पे तिरपाल, भाई जिसकी पक्की छत नहीं है, उसको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो ये आजाद भारत के अमृत काल की जो भाजपा की केंद्र की सरकार कह रही है, स्टेटों की सरकार में जो अन्याय है, और बाकी कल जो उड़ीसा में हुआ, जिस तरह से हमारे लोग गाड़ियां तोड़ी गई, मथुरा में जिस तरह पथराव किया गया, ये तो हम लोगों को सहना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा की बात करेंगे तो ये सामंती व्यवस्था में बैठे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। वो हमारा मनोबल गिराने के लिए सब चीजें करेंगे, इनसे हम लोग डरने वाले नहीं। और हम कैसे डर जाए, हमने लोगों ने तो गोली खाई है भाई, हम डरने के लिए थोड़े काम कर रहे हैं। अगर अपने लिए जी रहे होते तो कहीं छिपके बैठते लोहे के बॉक्स में। हम सड़कों पर इसलिए हैं, सबके बीच में इसलिए जाते हैं कि भाई हमें अपने लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाना है और भाईचारा बना के इन लोगों को राजनीतिक शक्ति इनके हाथ में देनी है। क्योंकि जिन लोगों को मौका मिला उन्होंने तो उनका भला नहीं किया होता तो 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधा तो यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, पीने के लिए पानी और सर पे छत तो उनके पास होती, ये भी नहीं है। और जो मैंने आपको बताया, कोई हाथ काट देता है, कोई गला काट देता है, कोई इज्जत लूट के अपमान कर देता है, तो ये सब चीजें भी। कल तो राजस्थान की एक बेटी जो पीड़ित है वो अपने सम्मान के लिए टंकी पे चढ़ गई। ये है आजाद भारत का अमृत काल का समय। इसलिए मैंने मीडिया के साथियों को अपनी चिंता व्यक्त की, और 10 तारीख को सभी प्रदेश मुख्यालयों पर हमारे साथी भी सुने, क्योंकि अभी हम लोगों ने तय किया था, तो हम अपने साथियों को भी बिहार में आजाद समाज पार्टी के साथियों को कहना चाहते हैं कि उनको भी प्रदेश मुख्यालय पर जो है एक मजबूत उपस्थिति अपनी दर्ज करानी है कि अब हम इन अन्याय पर चुप नहीं रहेंगे और सरकार इनकी जानकारी करके और इनको निस्तारण करे, लोगों को न्याय दिलाने का काम करे और आगे आने वाली घटनाओं को रोके। अब मीडिया का कोई भी सवाल हो तो वो अपना सवाल एक एक करके पूछ सकते हैं। एक बार पहले उसका कई घटनाओं में देखने को मिलता है कि पिछड़े ही दलितों पर अत्याचार करते हैं। देखिए, पिछड़े वर्ग के लोगों में भी कुछ लोग संघी मानसिकता के लोग हैं। अभी उनको तैयार करना पड़ेगा, जब ये बदलाव होगा। ऐसे बदलाव नहीं होता। अभी उनकी राजनीतिक शक्ति बढ़ी हुई है तो लोग उनकी तरफ ज्यादा जा रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता इससे पूरा समाज गलत हो सकता, मैं इससे सहमत नहीं। सर, लगातार इस तरह की घटनाएं हो, जैसे शेड्यूल कास्ट के भी कुछ लोग मनुवादी पार्टियों में हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी पूरा शेड्यूल कास्ट स्वस्थ आजादी की सांस ले रहा है, ऐसा नहीं। जी सर, लगातार जिस तरह की घटनाएं आपने गिनाई हैं, इसी बीच में तमाम बाबा इस तरह पे नैरेटिव चलाते हैं कि जात पात की करो विदाई, सब हिंदू भाई भाई, तो ये जो पूरी पॉलिटिक्स हो रही है, इस पर क्या कहें? देखिए, मथुरा के बाबाओं को तो नहीं दिखा उनके यहाँ किस तरह का अन्याय हो गया। बघेल साहब, वासुदेव बघेल की हत्या कर दी गई और गोली चला दी गई, जहां हमारी गाड़ियों पर पथराव बहुत क्षेत्र में, और उन बच्चों के साथ क्या हुआ? कोई बाबा निकल के आया क्या आगे? देखा आपने? किसी बाबा ने आके कहा, समझाया अपने भक्तों को, या वहां गए हो कि भाई मैं आपके लिए खड़ा हूं? इस तरह का अपमान। तो इनके चक्कर में ज्यादा पड़ोगे तो वही मिलता रहेगा जो आजादी से पहले मिल रहा था। अपना पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। शेखर जी, उड़ीसा वाले प्रकरण पे एबीवीपी का आधिकारिक बयान आया है और सीधे तौर पे कहना है कि आप लीपापोती करना चाहते हैं और आपका जो एक्सपोज्ड है उसको कहा है कि ये बेबुनियाद आरोप है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने तो वहां के बहुत सारे अखबार पढ़े, सब में लिखा हुआ है, गोली तक की बात लिखी हुई है। तो एबीपी ने आपको क्या कान में क्या, मुझे तो नहीं पता है। आप मुझे कोई आधिकारिक पोस्ट दिखाओगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। ये आधिकारिक पोस्ट है आपके पास होगी, मेरे पास जब आएगी मैं अपनी तरफ से जवाब दे दूंगा। ये लोग मुझे मिलते रहते हैं बेचारे। आप पे हो रहे जानलेवा हमले का जिम्मेदार कौन? नहीं, वो मुझ पे नहीं हो रहे हैं, वो उस संवैधानिक व्यवस्था पे हो रहे हैं जिसने मुझ जैसे लोगों को संवैधानिक अधिकारों के जरिए बोलने का अधिकार दिया, और वो हमारी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं। इनसे नहीं हम टूटने वाले। हम तो वो हैं जिन्होंने जेलें काटी, वो काहे को डरे इन सब चीजों से। ये तो होंगे जैसे जैसे हमारी शक्ति बढ़ेगी। देखो, हमला किस पे होता है? रोका किस जाए? जिसके पास सोल्यूशन होता है। हम पे समस्या थोड़ी है, हम पे सोल्यूशन है, और हमने करके भी दिखाया कई जगह। अब देखो, उस बेटिया की शादी हो रही नहीं हो रही है, समाज से हमने अपील की थी तो एक परिवार भी आ गया है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, पुलिस से, कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। और कल ही आज ही मैंने सुना कि एक परिवार जाके, एक संगठन जाके उनको 1.25 लाख रुपए की मदद भी करके आया। मैं और अपील करता हूं कि उन परिवारों का एक पैसा नहीं लगना चाहिए। सब अपने आप जिम्मेदारी उठा के समाज करे। और मैं पिछड़े वर्ग के, अपने बहुजन समाज के सब भाइयों से कहूंगा, वहां के यादव समाज के लोगों से कहूंगा कि वो भी इसमें योगदान करें, आगे बढ़े।
जो कुछ लोगों ने कर दिया उसको खाई को पाटने का काम करें। हम तो बहुजन आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं। मथुरा पुलिस ने खंडन किया है और मतलब मथुरा पुलिस का उस मामले पे कहना है कि ये किसी भी तरीके की ऐसी घटना नहीं हुई है। कहा सुनी जरूर हुई थी, लेकिन बारात चढ़ने से किसी को नहीं रोका गया है और दूल्हे की पिटाई नहीं हुई है। ये सब भ्रामक खबरें हैं। ये दूसरी घटना पे उन्होंने कहा है जो परसों रात घटी है, उस पे मेरे पास पीड़ित परिवारों के बयान है, उनकी मेरी बात है। आपको याद है हाथरस की बेटी के साथ जब अन्याय हुआ तो हमारे एक सीनियर अधिकारी क्या बयान आया था, आपको याद है? नहीं याद है? पुलिस सरकार की होती है और उनसे हमें कोई नाराजगी नहीं है, वो वही करेंगे जो सरकार कहती है। अगर इतना न्यायप्रिय होता तो ये इतनी घटना पढ़ के सुनाता क्या मैं? आप बताओ ना, अगर इतना न्यायप्रिय सिस्टम होता कि वो हर व्यक्ति को बोझ कर रहा होता, कानूनी कार्रवाई कर रहा होता, तो फिर ये होता क्या? हमने तो इस देश में बहुत कुछ देखा है भाई, हम तो रोज घटनाओं को देखते हैं। फिर बुलेट चलाने पे हाथ कटते क्या? तो पुलिस से मेरी शिकायत नहीं है। नाराजगी उस दिन इस बात की थी कि अगर पुलिस के रहते हमले हो रहे हैं तो फिर पुलिस के लिए चिंता है। आप ये भी जानो कि पुलिस हमसे कह रही है कि इस रास्ते से मत जाओ, यानी कि उनको भी विश्वास है कि इस रास्ते जाएंगे नुकसान हो सकता है। सर, जैसे कि एक पॉलिटिकल सवाल है कि बसपा प्रमुख मायावती ने पहले आकाश के ठक्कर को हटाया, फिर आकाश को दायित्व से मुक्त किया, अब अपने भाई को जो नेशनल कोऑर्डिनेटर आनंद कुमार को बनाया था उनको भी पद से मुक्त कर दिया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से। क्या कहेंगे इससे आप? भाई आप फिर मुझसे कहोगे कि यार मैं उनके खिलाफ इस तरह की बातें, मैं तो बोलता ही नहीं, मैं तो मना करता हूं कि भाई ठीक है, मगर वो हमारी आदरणीय नेता है। अब उन्होंने ये दूसरा निर्णय आप बता रहे हैं, मुझे तो नहीं पता कर दिया क्या? भाई बहन जी क्या करती है क्या नहीं करती ये तो आप और मैं जान ही नहीं सकते ना भाई। वो बड़ी नेता है, उनके देखो उनके कार्यों पे या उनके जो उन्होंने हस्तक्षेप करना मेरा काम नहीं है। लेकिन आप ये सोचो आज के समय में जहां एक एक नेता बड़ी मुश्किल तैयार होता है, वहां इस तरह की लाइन लगाना, कोई जुड़ रहा है क्या उनकी पार्टी से? देखा आपने? कोई एक भर्ती दिखा दो, कोई मजबूत आदमी जुड़ा, और जो है उसको भी निकाल रहे हैं। तो रास्ता क्लियर कर रहे हैं कि अभी लड़ाई, वो तो कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी को लड़नी है अब लड़ाई, वो मैदान में है और हम लोग मैदान में हैं। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा बहन जी का जो निर्णय है वो अपने आप सोच के लिया, अपनी पार्टी हित को सोच के लिया। हम तो बहन जी के निर्णय के उनके सम्मान के साथ खड़े हैं। एक मिनट रुक जाओ, एक उनके आगे पीछे एक बहन वो करी। अब देखो हम बहनों को मौका देना है। अधिकार की आप बात करें कि सबको दिलाना चाहते हैं, तो हम देख रहे हैं कि बोधगया में क्या कुछ हो रहा है। तो आजाद समाज पार्टी जो है वो किस तरीके से समर्थन उनका? 4 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां गए और उनसे कहा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आंदोलन में कोई चला जाता है तो वो अपनी तरीके से आंदोलन चलाना चाहता है। हमने उनसे कहा जिस तरह आप चलाना चाहते हो और जहां आप हमारी मदद चाहते हो, क्योंकि मुझे तो जाके वहां नहीं बैठना है, मुझे तो सड़कों पर संघर्ष करना है। मैंने तो अपने लोगों को पार्लियामेंट की तरफ चलने कहा, असेंबली की तरफ चलने कहा। तो जो भी उनका आदेश होगा हम उनके साथ खड़े। सर मेरा सवाल है, जैसे शादियों का सीजन शुरू होता है दलित दूल्हे निशाने पर रहते हैं कि घोड़ी पर ना चढ़े, क्या उन लोगों ने घोड़ी को कॉपीराइट करवा रखा है या आपको कॉपीराइट करवाने की जरूरत है घोड़ी? देखो भाई ऐसा है, इस पे मैं इतना ही कह सकता हूं कि अब क्या तो दलित शादी करना बंद कर दें, या बंद अगर नहीं कर सकते तो घोड़ी पे चढ़े तो हिम्मत करके चलें, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस को भी इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोग जो हैं बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, सामाजिक तनाव हो सकता है। मैं इन सब चीजों से सहमत नहीं। जो मैं फिर कहूंगा, हम तो चाहते हैं सारी जाति धर्मों के लोग वो समता के मार्ग पे आए। हमारी किसी जाति से किसी धर्म से कोई लड़ाई नहीं, लेकिन अभी सब लोग समता के मार्ग पे नहीं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग समता के मार्ग पे आए। एक मिनट इतना नहीं, एक सबको मौका मिलना चाहिए। सर कुछ पार्टियां एक हाथ में बाबा साहब की फोटो लेके, एक हाथ में संविधान लेके नारे लगाते हैं, बात करती हैं, यात्रा निकालते हैं, लेकिन बाबा साहब और संविधान मानने वाले लोगों पर जब अत्याचार होता है तो ना कोई बयान आता है ना कोई यात्रा। भाई जिनका राजनीतिक रिश्ता है वो राजनीतिक बात करेंगे। भाषण तो मोदी जी से बढ़िया कोई देता नहीं होगा। भाषण तो इतना अच्छा देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी से अच्छा। तो उन्होंने तो क्या दिया, ये तो कोई कह भी नहीं पाएगा कि भाई दलितों को मत मारो ऐसे हाथ फैला के, मुझे मार लो। इससे बड़ा किसने कहा है कि आज तक प्राइम मिनिस्टर होने को? एक मिनट सुनो, प्राइम मिनिस्टर होने के बाद कहा है किसने ऐसी बात? तो अगर भाषणों पे जाओगे और भाषणों के अंदर खो के रह जाओगे फिर तो वही मिलेगा जो मिलता है। भाषणों से ज्यादा उनके जो कार्य हैं और वो जो लीडरशिप और जिस तरह के अवसर देते हैं उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। चंद्रशेखर जी, आकाश आनंद को जो एक मिनट यार, आप 2 सवाल ऑलरेडी पूछ चुके। मैं जब व्यक्तिगत टिकटॉक करूंगा तब करना। आप कोई और किसी को सवाल पूछना? ये नहीं, आप दोनों लोग हो गए। अब एक मिनट, आप इसके बाद लेते, तो नीचे बैठा उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा।
जब यादवों पर अत्याचार होता है अखिलेश यादव सामने आ जाते हैं, लेकिन जब दलितों को मारा जाता है अखिलेश यादव को मिलती है तो कोई अधिकारी। आप मेरा और अखिलेश जी का झगड़ा कराना चाहते हैं? मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं नहीं झगड़ा करना चाहता। वो करना चाहता है कर ले। मैं आपको बस बताना चाहता हूं, मैं कहना नहीं चाहता था। चंदौली में एक घटना हुई थी जिसमें एक बेटी की जान गई थी जो यादव समाज से थी। मैं यादव समाज को बहुजन समाज का हिस्सा मानता हूं। मैं तो अंतिम शोषित को भी बहुजन समाज का हिस्सा मानता हूं। सामान्य जाति में भी जिन महिलाओं पे शोषण या जिन पे गरीबी या इस तरह जो परेशान है उनको भी मैं बहुजन समाज का हिस्सा मानता हूं। मैं वहीं जाके लड़ा। मेरे बाद अखिलेश जी गए थे। मुझे कोई ये ना सिखाए कि कौन किस पे बोलता है, कौन किस पे नहीं बोलता। जो नहीं बोलता उसको सोचना चाहिए। हम बोलते हैं और बहुजन समाज के किसी व्यक्ति पे अन्याय होगा तो हम बोलेंगे। एक मिनट, ये इनको आने दो। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हाई कोर्ट का अब ये फैसला आ गया है कि उसको विवादित नाम दिया जाए, ना कि मस्जिद दिया जाए। तो क्या ये प्रकरण दूसरी बाबरी मस्जिद या जो राम मंदिर वाला विवाद था वो लिया जा रहा है? आपका क्या? मैं आपको फिर क्या कह सकता हूं कि जब सरकार पूर्ण रूप से जो है किसी को कुचलने में लग जाए तो इस तरह के अन्याय सहने की जिम्मेदारी आपको उठा लेनी चाहिए। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा, अभी संविधान है। अगर ये हाईकोर्ट का बयान है तो अभी सुप्रीम कोर्ट है। हम सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथी जो प्रयास कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, मुझे विश्वास है। और अगर वहां से न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। और बाकी संघर्ष का रास्ता हमें नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपको फिर कहूंगा, यहाँ वर्शिप एक्ट है, सब कुछ है, लेकिन लागू कराने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, आपको याद है, संविधान को सौंपते हुए, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। यहाँ तो पूरी सरकार कमजोर वर्गों के खिलाफ खड़ी है, उनकी आस्था खिलाफ खड़ी है। इसके बाद तो कुछ सोचने को है ही नहीं। जब मुख्यमंत्री ऐसे शब्द कहें, वही बयान जो एक जस्टिस जो है हाई कोर्ट के, जिन्होंने वो शब्द का यूज किया था, आपको याद नहीं याद है? लगभग मेरे जैसे ही नाम है उन जस्टिस का, शेखर यादव। याद है नहीं याद है? और वही बयान मुख्यमंत्री, देखिए कितनी आइडियोलॉजी मिलती है। तो आप समझो कि जब इस तरह की आइडियोलॉजी मिलने लग जाए तो फिर दलित समाज नेता आपको माने या मायावती को, इस पर आप सर, लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ देखें तो दलितों पे अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, इसको कैसे करें? और मैं तो इस पे तो मैंने बात रखी है। आबू आदमी का इलाज कर देंगे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि, और तो उनको कहो कि उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र चले जाएं। सर आखिरी सवाल मेरा, सर आपने कहा जातिवादी गुंडे, नया शब्द आपने बता दिया है, वो अखबार वाले टेज दबंग। ये दबंग जो नया शब्द आया है इसको किससे देखते हैं आप? दबंग कुछ नहीं है। देखिए, दबंग कुछ नहीं है। जो जैसा अपराध करेगा उसको वैसा इनाम दिया जाए। जो जाति के आधार पर अन्याय करेगा वो जातिवादी गुंडा, जो सामंती विचारधारा के अनुसार अन्याय करेगा, लोगों को डराने धमकाने का, वो सामंती गुंडा है। और जो धार्मिक आधार पर अन्याय करेगा वो धार्मिक गुंडा है। और गुंडों की जगह जेल होती है। हिंदी मीडिया दबंग